डोर बेल बजने की आवाज़ पर फरीहा चौंकी और उकताहट भरे अंदाज में बाहर की तरफ देखा। न जाने कौन हो गया। इस वक्त शाम होने को थी और वो किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वो किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। उस वक्त घर पर वो अकेली थी और उसे ही दरवाजे पे जाके देखना था। कौन है? दरवाजे के करीब रुककर उसने दबी आवाज में पूछा। ये फारूक का घर है? चंद लम्हों के सुकूत के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज में पूछा गया। जी यही घर है उनका। आप कौन है? क्या काम है? उनसे हसन उनके शोहर का नाम था। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और वह ब्याह कर उस घर आई थी जहाँ वो दोनों रहते थे। छोटा सा ये बंगला उन दोनों के लिए काफी था। मैं इसका दोस्त हूँ। हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते रहे हैं। आमिर नाम है मेरा, उसने कहा। तो फरीहा तजब्बुब में पड़ गई कि दरवाज़ा खोले या नहीं। हसन घर पे नहीं था। देखें मेरे शोहर घर पे नहीं है। बिलाखिर वो बोली। भाभी फिक्र न करें, मेरी उससे बात हो गई है। वो बोला। आते वक्त मैंने उसे कॉल की थी। वो कराची में है ना? हाँ, फरीहा ने कहा और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा खोल दिया। सामने लंबे कद और कदरे साफ रंगत का जाज़िब नज़र नौजवान कांधे पे एक छोटा सा बैग लटकाए खड़ा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। फरीहा को उसका चेहरा शनासा सा लगा। शायद वो उनकी शादी में आया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, शुक्र है दरवाज़ा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लौटा देंगी मुझे, उसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आया। फिर जरा चौंक कर फरीहा की तरफ देखा। उसकी नज़रों में तब्दीली को फरीहा ने महसूस किया और वो कदरे बौखलाई। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। उसे वो गहरी नज़रों से देख रहा था। आ जाएं आप, वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आई थी। बैठ जाएं यहाँ, मैं आती हूँ। उसे वहीं बिठाकर वो अपने कमरे की तरफ आई और एक दुपट्टा उठाकर पहना और हसन को कॉल मिलाई। हेलो, क्या बात है? हसन ने कॉल पिक करने के बाद खुरदरे लहजे में पूछा था। कैसे हैं आप? फरीहा ने तहम्मुल से कहा। वो हमेशा इस तलख लहजे में ही बात करता था। फरीहा को नहीं याद था कि कभी उसने नरमी से बात की हो। ठीक ठीक हूँ। क्यों फ़ोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। वो उकताए हुए अंदाज में बोला था। आपके एक दोस्त आए हैं। आमिर पहुँच गया वहाँ? हसन ने उसकी बात काटी थी। फ़ोन उसे दो। जी अभी आए हैं, मैं ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, फरीहा ने कदरे इत्मीनान से कहा। वो उसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात कराओ उससे जल्दी, हसन ने कहा। तो फरीहा ने फ़ोन लाकर ड्राइंग रूम में बैठे आमिर को थमा दिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे। लगता था काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। आमिर उसे अलकाबात से नवाज रहा था। कई मिनट फ़ोन पर बात करने के बाद आमिर ने फ़ोन उसकी तरफ वापस बढ़ाया। वो सोफे के करीब ही खड़ी थी। फरीहा ने फ़ोन कान से लगाया। सुनो, हसन कह रहा था, ये मेरा बहुत खास दोस्त है। मैं भी कई बार उनके घर जाता रहा हूँ। इसे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में उसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहे। तुम ख्याल रखो इसका। तब तक मैं भी खुद आ जाऊँगा। ठीक है, फिक्र ना करें। मैं इनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ, ठीक है? उसने कहा। फ़ोन बंद कर दिया। आए, मैं आपको रूम में छोड़ आऊँ? उसने आमिर से कहा, जो सोफे में बैठा उसे ही देख रहा था। यह तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझे जैसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दें, उसने कहा। फरीहा मुस्कुराई। हसन कई दिनों से कराची गया हुआ था और वो घर में बुरी तरह तनाई का शिकार हो गई थी। या तो टीवी देखती रहती या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को मसरूफ रखती थी। कभी कभार तो उकताकर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब वो आ गया था। इससे बात करके उसकी तन्हाई तो कम हो जाती। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर वो भूरे रंग के कारपेट पर कदम रखती अंदर आई। उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ था। गेस्ट रूम दरमियाने साइज का था, जिसके एक तरफ डबल बेड था। साथ ही एक साइड टेबल पड़ा था जिसके ऊपर छोटी मोटी चीजें पड़ी थी। सामने ही 2 सोफे रखे हुए थे। एक पे पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में अटैच बाथरूम का छोटा सा दरवाजा था। ये रहा आपका रूम। आप इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। वो उसकी तरफ मुड़कर बोला, जो रूम का जायजा ले रहा था। फरीहा ने उसे देखा। वो काफी पुरकशिश मर्द था, लेकिन उस वक्त चेहरे पर हल्की सी थकन थी। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो बाहर आ गई और वापस किचन में आकर काम में मसरूफ हो गई। लेकिन उसका जहन
जरा सा उलझ गया था। वो मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी उसका हल्का सा तारुफ हुआ था और वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। उसे नहीं पता था वो क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा। उसकी और हसन की दोस्ती कितनी ही गहरी थी। इससे पहले हसन का कोई दोस्त ऐसे घर नहीं आया था। हसन बहुत सख्त गिर मर्द था, लेकिन आज उसने खुद ही उसे घर पे ठहराया था। यकीनन इसकी दोस्ती खासी गहरी थी। उसने सोचा शाम गहरी होने लगी थी। वैसे वो कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो उसकी पसंद नापसंद जरूरी थी। वो यही सोचती किचन से बाहर निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाजा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगने से ही खुल गया। नीमवा दरवाजे से उसकी नजर अंदर आ गई। वो बेड पे चित लेटा हुआ था। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। फरिया धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से जरा दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक हाथ सर तले रखे सो रहा था। सीने में हल्का सा अड़ताश, सांसों की आमदोरफ्त बता दे रहा था। वो गहरी नींद में था। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे और शर्ट के कई बटन खुले थे। फरिया को उसे यूं लेटे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसका गला सूखने लगा था। सर झटक कर वह जल्दी से बाहर निकल आई। न जाने कब उसकी आंख खुली थी। इस्लामाबाद से कई घंटों की फ्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफी थक चुका था। उसके पापा ने यहाँ एक प्लाट लिया था और पेश की अदाई कर दी थी, मगर उसमें कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई थी। उसे इस मसले को निपटाना था। आने से पहले उसने हसन को कॉल की थी और उसे बता दिया था कि वो लाहौर आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद, मगर हसन यहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी बीवी थी जिससे वो मिला था और उसे हसन पर रश्क आया था। हसन जैसे मामूली शक्ल और सूरत की बीवी काफी खूबसूरत थी। उसने परिया को सादा सहूलिये में देखा था, जिसमें वो बेहद खूब रू लगी थी। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और जुबां बदन की उठान ने आमिर को चौंका दिया था। उसे यकीन था कि अगर वो बन संवर जाती तो उससे नजरें हटानी मुश्किल हो जाती। यकीनन इस घर में कुछ दिन उसके सब्र को आजमाने वाले थे। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़ा होकर शर्ट के बटन बंद करने लगा। कफ उसने पीछे को अड़स लिए थे और उसकी मजबूत कलाइयाँ दुखने लगी थी। कुछ घंटे की नींद और नीम गर्म पानी के शावर ने उसकी थकन उतार फेंकी थी और वो बेहद फ्रेश हो गया था। दीवार पे लगी घड़ी बज रही थी। घर की तमाम लाइट्स ऑन थीं और किचन की तरफ से खटर पटर की मध्यम आवाजें आ रही थी। शायद फरिया है मसरूफ थी। वो नम बालों को तौलिए से खुश करने के बाद कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ आया और दरवाजे पे रुककर फरिया उसकी तरफ पुश्त किए किचन की स्लेब पर कुछ बना रही थी। दुपट्टा सर से सिराकर कंधों पर आया था और अब फर्श को छू रहा था। उसने अप्यूरिन बांध रखा था, जिसकी डोरियों ने उसकी नाजुक सी कमर के आखिरी हिस्से को जकड़ रखा था। उसने अपने निचले लब को दांतों में दबाया और किचन में आ गया। वो उसकी आहट पाकर मुड़ी थी। उठ गई आप? मुझे लगा अब सुबह ही मुलाकात होगी आपसे। वो मुस्कुराई। या फिर अजनबी जगह पर सो नहीं पाए? सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके रूम में खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे, रिया ने कहा। न जाने क्यों उसने नजरें चुराई थी। मेरी पसंद पूछने का क्या फायदा? मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहुत थक गया था तो सो गया। अब फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वो रिया को देखते हुए बोला, जिसने दुपट्टा बेपरवाही से कंधों पे डाल रखा था और स्याह रेशमी बाल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना पकाना पड़ेगा। वैसे तो बुरा नहीं बनाती मैं, वो बोली। ये तो खा के ही पता चलेगा कैसे बनाती हैं आप, इसने शरारत से कहा। फरिया ने आईब्रोज उकेड़कर उसे देखा था। ठीक है, खा के बताइएगा। वो खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी और उपकरण उतार कर वो खुद भी टेबल की दूसरी साइड पर आ बैठी थी। दरमियान में सिर्फ टेबल हाइल थी। वो तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी, शिफाफ रंगत और गुलाबी तरसे हुए होंठ और बड़ी बड़ी स्याह आंखें जो बोलते वक्त जरा छोटी हो जाती थी। किचन में काम करने की वजह से उसकी गर्दन पे पसीने की हल्की सी बूंदें उभर आई थी। वो खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया और वो इधर उधर की बातें करने लगे, मगर उसकी निगाहें बहक रही थीं। एक मौके पे उसे लगा
जैसे वो भी उसकी नजरों की आवारगी को जान गई है मगर अनजान बनी हुई है। ये उसकी गलतफहमी भी हो सकती थी। वो उसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे यहाँ आप? उसने पूछा था। आमिर चौंका। कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा किसी होटल में। वो खाना खाते हुए बोला, नहीं नहीं, आप रहें या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वैसे भी बहुत बोर हो जाती हूँ। कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊंगी। हाँ, मैं आ गया हूँ आपको कंपनी देने। आप अकेली नहीं। लेकिन आप अकेली क्यों रहती हैं? मेरा मतलब हसन की फैमिली कहाँ है? हम अलग हो गए थे शादी के फौरन बाद इस घर में शिफ्ट हो गए जो हसन को कंपनी की तरफ से मिला था, लेकिन हम इसे किस्तों में खरीद रहे हैं। आधी कीमत अदा की जा चुकी है, वो उसे बताने लगी। आमिर उसकी मद भरी आवाज़ सुनता गया। वो उसके बेहद करीबी दोस्त की बीवी थी मगर उसके बारे में आमिर की सोच यूं इस तन्हाई में बदलने लगी थी। उसका हुस्न जवानी उसे बुरी तरह कशिश करने लगे थे और उसकी नजरें फरिया पर गड़ने लग गई थी। उसका दिल उसकी कर्व की चाह करने लगा और वो एक अलग गहले पे धड़कने लगा। फरिया ने कपड़े बदले और दरवाजा बंद करके बेड पर आ लेटी थी। बालों को उसने छोटी सी कोनी में कैद कर लिया था। कुछ देर यूं ही करवटें बदलती रही मगर नींद का नामो निशान न था। जब से हसन गया था वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे डर लगता था। तन्हा घर में रहते हुए हल्की आहटों से वो डर के जाती थी। हसन का रवैया उससे हमेशा तस्दीक आमेज रहा था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था। अजीब मर्द बेजार इंसान था। फरिया को नहीं जानता कि कभी उन्होंने लगातार 5 मिनट से ज्यादा बात की हो। उसे रात को एक खातून के कॉल आ जाते थे जिन्हें सुनने के बाद वो छत से चला जाता था। उसने कई बार फरिया को दबे लफ्जों में बावर कराया था कि उससे शादी में हसन की मर्जी शामिल न थी। अनगिनत रातें फरिया ने रोकर गुजारी थी, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया था। वो दोनों बस जरूरत के तहत ही बात करते थे, लेकिन आज उसके जागने की वजह अलग थी। आमिर को अपने घर में ठहराकर वो बेचैन हो गई। वो उसे निगाहें भर के देखता रहा था। उसके अंदर हलचल सी लगी हुई थी। वो उसे मना नहीं कर सकती थी। शायद जो मोहब्बत और आसूदगी उसे अपने शोर से न मिल सकी थी वो किसी और में तलाश करने लगी थी। उसके बारे में सोचते सोचते न जाने कब वो सो गई। आमिर की आंख दबी दबी चीख से खुली थी। वो हड़बड़ा कर जाग गया और अपनी आवाज़ बहाल करने लगा। इस लम्हे हल्की सी चीख फिर सुनाई दी और यकीनन फरीहा के कमरे की तरफ से आई थी। जल्दी से कंबल परे करके उठा और चप्पल पैरों में पहनकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। उसके बेडरूम के सामने पहुंचकर उसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा बंद था। फरिया। आमिर ने उसे पुकारा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? यहाँ कोई है? अंदर फरिया की डरी हुई सी आवाज आई थी। कहाँ पे? दरवाजा खोलो। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर उसकी आवाज हल्की सी आई थी। शायद वो कंबल में दुबकी हुई थी और बेहद खौफजदा थी। दरवाजा खोलो, मैं देखता हूँ। चंद लम्हे बाद उसने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आया और उसके सोते हुए चेहरे की तरफ देखा। वो नंगे पांव दरवाजे के करीब खड़ी थी। चेहरा खौफ से पीला पड़ रहा था। यहाँ कोई है? खिड़की में वो डरे हुए अंदाज में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं सो रही थी कि अचानक से खिड़की खुल गई। बहुत जोर से वो आंखों में रास लिए बोले जा रही थी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना किया। उसका शीशा सही सलामत था और वो खिड़की अंदर की तरफ खुलती थी, इसलिए बाहर से उसे तोड़े बगैर खोलना नामुमकिन था। फिर वो कैसे खुल गई? आमिर उलझ गया। तुम मिसावाकी बंद करके सोई थी ना? उसने पूछा। हाँ, मेरी आदत है। मैं दरवाजे, खिड़कियाँ और लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ। ये किसने बाहर से खोला है? वो आपकी गर्द चेहरा लिए कमरे के वस्त में खड़ी थी। मगर रात को तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी। मैंने देखा था, वो बोला। हाँ, मुझे डर लग रहा था इसलिए रूम की लाइट जलने दी, ऑन रहने दी थी। वो कुसियाई हुई सी बोली। आमिर फिर खिड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसे बगौर देखा और चंद लम्हे बाद वो उसके खुलने का राज समझ गया। वो हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की के अंदर से ही बंद होती और खुलती थी, लेकिन उसका हैंडल जरा सा ढीला हो गया था जो हवा के झोंकों से हिलता था और बिलाकर खिड़की खुल गई थी। उसने खिड़की की वापस बंद की थी। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है। तुम इत्मीनान से सो जाओ, रिलैक्स हो के। खिड़की हवा से खुल गई थी। हवा से कैसे खुल गई थी? वो बेयकीनी से बोली। कुछ होंठों पे जबान फेरी। किसी ने बाहर से खोली थी और अब भी बाहर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ। उसके साथ यूं कमरे में खड़े रह के आमिर को फिर से बेहद बेचैनी होने लगी थी। वो खौफजदा सी
खड़ी थी। सो जाओ, ठीक है, सुबह बात होगी। मैंने देख लिया है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा था। वो उसकी राह में हाइल हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। खौफ जैसे उसकी आंखों में जमसा गया था। थोड़ी देर यहाँ रह जाएं, या फिर हम ड्राइंग रूम में जाके बैठते हैं, वो मुल्तजी अंदाज में बोली। ठीक है, तुम सो जाओ, तब तक मैं यहीं हूँ, लेट जाओ अपने बेड पे बोला। वो मुतजब्बिल सी अपने बेड की तरफ बढ़ी और बेड को आराम से टेक लगाकर बैठ गई। ऐसे नहीं, लेट जाओ, फिर नींद आएगी तुम्हें। वो उसके करीब आ बैठा था। एक ही बिस्तर पर बैठकर वो खासे करीब आ गए थे। आमिर को उसके चेहरे पर खौफ के अलावा हल्की सी सुर्खी भी नजर आने लगी थी। वो चंद लम्हे बाद आहिस्तगी से बेड पे दराज हुई, कंबल उसने सीने तक ओढ़ रखा था। तुम वैसे भी डर गई थी। कोई नहीं है यहाँ, आप सुकून से सो जाओ। वो उसके करीब बैठे बैठे नींद दराज हो गया और अपना हाथ बढ़ाकर फरीहा के नरमी से छुआ, जिसको उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। फरीहा की गुर्बत उस पे असरअंदाज हो रही थी। दिल में हलचल सी होने लगी थी। न जाने कब वो सो गई, मगर आमिर वहाँ न उठा, उसके पहलू में मौजूद रहा। उसकी सभी चेहरे को आगोश में भरता रहा। रात हौले हौले सिरकती रही। न जाने कितने ही लम्हे बीत गए थे। वो कब की सो चुकी थी। वो उसकी सांसों की मध्यम आवाज को सुन पा रहा था, और आमिर का दिल जैसे उछल कर हलक में आया था। वो उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, और अपने कमरे में आकर उसने पानी के चंद छिपा के अपने तपते हुए चेहरे पर डाले और सोने के लिए लेट गया। वो बहुत देर बाद सो पाया था। आमिर नाश्ते के बाद जल्दी ही हसन के घर से निकल आया था। फरीहा से उसकी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। वो रात को अपने डर जाने की वजह से शर्मिंदा सी थी। उसका रुख अपने प्लाट की तरफ था। वो उसके मालिक से मिलने जा रहा था। उसने जेब से फोन निकाल कर उसे कॉल मिलाई। हेलो, कौन बोल रहा है? किसी खातून की आवाज आई थी। उम्र का अंदाजा आमिर ने 35 साल लगाया था। जी, मेरा नाम आमिर दाऊद है। क्या ये असलम रहमानी प्रॉपर्टी डीलर का घर है? उसने कन्फर्म करना चाहा। जी, ये उनका ही घर है, मगर वो इस वक्त घर पर नहीं है, खातून ने तेजी से कहा। आमिर को लगा वो कॉल काटने लगी है। कब तक घर आएंगे? वो उसने जल्दी से पूछा। रात तक फोन करके पता कर लीजिएगा, खातून ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल काटती, आमिर के कानों में किसी मर्द की दबी दबी आवाज आई थी, जो कहीं करीब ही मौजूद था। शायद असलम रहमानी घर पर था और किसी वजह से उससे बात नहीं करना चाहता था। आमिर ने फोन वापस जेब में रख लिया, चंद लम्हे सोचा और एक टैक्सी रोककर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। उसका घर दरमियाने पर के एक बंगले में था। आमिर ने मेन गेट पर रुककर घंटी का बटन दबाया, लेकिन घंटी बजने की आवाज नहीं आई थी। शायद वो खराब थी। उसने बड़े से मेन गेट पर दस्तक दी और साइड पे खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया था। उसने फिर से शिद्दत से दस्तक दी, मगर अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे अंदर कोई भी रूह मौजूद न हो। उसने दरवाजे पे हल्का सा दबाव डाला था तो दरवाजा खुल गया। उसने अंदर हाथ डालकर कुंडी गिरा दी और गेट खोल दिया। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद किया और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। लॉन बेहद खूबसूरत और बंगला छोटा मगर जदीद तराज फराज का था। वो लॉन को अबूर करता हुआ अंदर की तरफ ड्राइंग रूम की तरफ कोई न था, मगर साथ के कमरे से दबी दबी आवाजें आ रही थी। वो मोहतात कदमों से उसके आने बढ़ा। मैंने खुद दस्तक की आवाज सुनी है। सुहेल, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? कोई दबी दबी सी निसवानी आवाज आई थी। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, शायद गलतफहमी हुई है। तुम्हें जाने मन, यहाँ आओ, छोड़ो सब फिक्र और अंदेशे। अगर कोई बाहर हुआ भी तो चला जाएगा, मर्द ने भारी आवाज में कहा। औरत ने जवाब में कुछ न कहा, मगर उसका जुमला आमिर को सुनाई न दिया। आमिर ने मर्द का चेहरा देखा, जिससे उस जवान साल खूबरू औरत ने जमील कहकर पुकारा था। वो उसके लिए अजनबी था। उसका हाथ दरवाजे पे दस्तक के लिए उठा। आमिर उस दरवाजे के ऐन बाहर खड़ा था, जिसकी दूसरी तरफ खेल खेला जा रहा था, जिसका एक मंजर वो होश से देख चुका था। उसने दस्तक के लिए उठा हुआ अपना हाथ नीचे किया और दबे पैरों से चलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ आया और बाहर की तरफ बढ़ा और लंबे कदमों से बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका काम उसके शोर से था। वो उससे अपने प्लाट की रजिस्ट्री लेने आया था, न कि उसकी बीवी से
वो बाहर आया था और टैक्सी पकड़कर वापस हसन के घर की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी से उतरकर उसने किराया अदा किया और दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा फरीहा ने खोला। उसे देखकर वो मुस्कुराई। इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे। हाँ, जिस बंदे से मुझे काम था वो मौजूद नहीं था, शहजाद ने कहा और उसे नजर भर देखा। वो शायद शावर लेकर बाहर निकली थी। शफाफ चेहरा मेकअप से आरी होकर भी शादाब सा लग रहा था। धुनीर से बालों में हल्की सी नमी जाग रही थी और पानी की कई आवारा बूंदें बालों से निकलकर मरमरी गर्दन पर सफर करती हुई कमीज में जज्ब हो रही थी। ओ मतलब काम नहीं हुआ, उसने सर हिलाया। चलें, कोई बात नहीं, कभी तो हो आएगा, वो बोली और अंदर की तरफ बढ़ी। उसके पीछे अंदर आने की तरफ बढ़ा। वो मोरनी की तरह दिलकश चाल चलती हुई जा रही थी। इस लम्हे उसे हसन की खुशकिस्मती पे रश्क आया। इतनी हसीन बीवी उसे मिली थी। वो ड्राइंग रूम में आ बैठी। आमिर साथ ही बैठा था। मैं तो बोर हो गई, सुबह से वो बैठे हुए बोली थी। आमिर मुस्कुराया। बोर नहीं हुई होगी, तुम्हें अपना मियाँ याद आ रहा होगा। वो दबी सी मुस्कुराहट लिए बोला, जी नहीं, घर में अकेले रह रह के बोर हो रही थी। क्या मतलब, तुम्हें शोर नहीं याद आया? आमिर ने उसे छेड़ा। वो सुर्ख सी होकर खामोश हुई। वो बेहद खूबसूरत थी और सोफे पे बैठी टांग पे टांग चढ़ाए एक अदा से बैठी थी। तुम दोनों की शादी कैसे हुई? फरिया सवाल आमिर के लबों पे मचला था। किसी की शादी? तुम्हारी और हसन की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? उसकी मामा मेरी मम्मी की दूर तरह की रिश्तेदार थी। उन्होंने मुझे किसी फैमिली फंक्शन में देखा था, फिर वो रिश्ता लेकर आ गई और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं शादी करके यहाँ आ गई और बता रही थी। आखिर में उसकी आवाज़ में उदासी सी खुल गई। आमिर चौंका था। शायद वो हसन के साथ शादी पे खुश नहीं थी या फिर उसे मिस कर रही थी, तभी उदास थी। आमिर ने सोचा, वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है। आमिर ने कहा, पर मैं नहीं हूँ खुशकिस्मत। वो दबी आवाज में बड़बड़ाई थी, मगर आमिर ने सुन लिया। ऐसे क्यों? तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वो उसके उदास चेहरे से नजरें जमा के पूछने लगा। कुछ नहीं, वैसे ही कहा। वो फीका सा मुस्कुराई। लंच किया है आपने? नहीं, वो मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी। आमिर ने उसे तिरछी नजरों से देखा। बताओ, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? उसने ठहरी हुई मध्यम आवाज में पूछा। क्या हो जाएगा अगर मैं आपको बता दूं? तो आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते। मैं कुछ देर आराम करूंगी। वो उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आमिर उसके पीछे आया था। कमरे में आके वो बेड के किनारे रुककर मुड़ी। हो सकता है मैं कुछ कर लूं, आमिर ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने नसीब की खराबी का तावान भरना है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, तो मुझे बताओ तो सही। वो उसके करीब हुआ और अपने हाथ उसके नाजुक कंधों पर रखकर उन्हें नरमी से दबाया। फरीहा ने कहा, मुझे सोना है, थोड़ी देर। वो तो तुम नहीं बताओगी मुझे? जरा सा और करीब होते हुए बोला, तुम सो नहीं पाओगी। वो भारी सी आवाज में बोला, क्योंकि तुम डर जाती हो। याद है कल रात कैसे डर गई थी? हाँ, मुझे लगा कोई बाहर मौजूद है और खिड़की खोल रहा है, तब ही डर गई। लेकिन उस वक्त नहीं डरती। मैं इस वक्त नहीं डरती, लेकिन रात के वक्त डर जाती हूँ। अजीब बात है, क्योंकि रात को अंधेरा होता है ना। अब मैं खाना बना लूँ? आपने भी नहीं खाया। मैं भी भूखी हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर रात को डर गई तो फिर मुझे आना पड़ेगा, उसने कहा। बाहर जाती फरीहा रुकी और मुड़कर उसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सा खुमार नजर आया। क्या पता, अगर मैं डर गई तो शायद आना ही पड़े। वो बेसाख्ता उसे बुलाने के लिए दावत दे बैठी थी। शायद वो यही चाहती थी। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो आमिर ने उसे बगौर देखा। वो तेजी से बाहर निकल गई। आमिर ने लंच फरीहा के साथ किया। वो दोनों ड्राइंग रूम के वस्त में बैठे टेबल पर गए आमने सामने खाना खाते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। मुझे लंच के बाद अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है, फरीहा ने चाइनीज राइस का एक चम्मच नफासत से मुंह में डालते हुए कहा। आमिर ने सर उठा के उसे देखा। किस सिलसिले में? उसने पूछा और पानी का गिलास उठाकर लबों से लगाया। उसकी शादी की बातें चल रही थी आजकल, इसलिए मैंने सोचा उससे मिलाऊं। अच्छा, आमिर बोला। हाँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, बहुत पक्की वाली फ्रेंड। बहुत शरारतें करते थे हम साथ में। अच्छा वक्त गुजरा हमारा एक दूसरे के साथ, वो उसे बता रही थी। आमिर उससे देख कर रह गया था। उस वक्त वो अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। चेहरे पे अजीब सी मासूमियत थी और गुजरे हुए सालों की
خوشگوار یادوں کے سائے تھے۔ اچھا چلی جاؤ تم اپنی فرینڈ کے گھر، تمہیں اس کی اتنی یاد آ رہی ہے تو اگر بولو تو میں چھوڑ آؤں گا۔ خود حسن کراچی میں تھا مگر پورچ میں اس کے نئے ماڈل کی گاڑی کھڑی تھی، وہ فریحہ کو اس پر ڈراپ کر سکتا تھا۔ اس کی آفر پہ فریحہ چند لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، آپ ابھی تو آئے ہیں تھکے ہوئے اور اب پھر میرے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، صرف اسلم رحمانی کے گھر تک گیا تھا، وہ گھر پہ موجود نہیں تھا تو میں واپس آ گیا۔ میری فکر نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لنچ کے بعد تیار ہوں گی اور پھر آپ مجھے ڈراپ کر دینا، فریحہ نے کہا تو عامر نے سر ہلا دیا۔ لنچ کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا گھسی اور عامر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزری تھی کہ دروازے پہ مدھم دستک ہوئی۔ چند لمحے بعد کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا اور وہ اندر آئی تھی۔ آپ ابھی تک یہاں لیٹے ہیں؟ میں تو تیار بھی ہو گئی ہوں، وہ دروازے سے کچھ قدم اندر آ کر بولی تھی۔ اس کی آواز پہ عامر نے آنکھیں کھولی تھیں اور لیٹے لیٹے اسے دیکھا تھا۔ نقشک سے تیار ہوئی تھی اور ہلکا سے میک اپ کر رکھا تھا۔ یہاں آ کر وہ عجیب سی کشش کا شکار ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھت کے تلے رہ رہا تھا جو اس کے دوست کی بیوی تھی اور بے حد خوبرو اور نازک اندام تھی، دیکھنے والوں کی نظروں کے اپنے سراپے سے گہرا کر دیتی تھی۔ مرد و زن کے درمیان پائی جانے والی قدرتی کشش اسے بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ مجھے کون سا میک اپ کرنا ہے؟ میں تیار ہوں جانے کے لیے، بس 2 منٹ رک جاؤ، عامر نے کہا اور واش روم میں گھس کے چہرے پہ پانی کے چند چھپاکے مارے اور چہرے کو تولیے سے خشک کرتا ہوا باہر آ گیا۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے اپنا معائنہ کیا۔ وہ ہلکی نیلی شرٹ اور پینٹس پہنے ہوئے تھا جن کے سلیوز اس نے حسب عادت پیچھے کو موڑ رکھے تھے۔ ان دونوں کا لباس میچ کر رہا تھا، یہ بھی ایک اتفاق تھا۔ اس نے شیشے میں ابھرتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھا اور بالوں پہ ہلکا سا ہاتھ پھیر کر مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ فریحہ پاس کھڑی اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ چلیں، اس نے فریحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو تیار ہوں جی، چلیں۔ وہ باہر کی طرف بڑھی۔ گھر کے تمام دروازے بند کر کے وہ باہر آئے۔ فریحہ نے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابیاں اسے تھمائیں، جسے تھامتے وقت اس کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے مسکر گئیں۔ دونوں کی آنکھیں اس لمحے چار ہوئیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو فریحہ پیچھے بیٹھنے کی بجائے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ پہن لو، اس نے فریحہ سے کہا۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، وہ بولی تو عامر چونکا۔ کیوں؟ مجھے سیٹ بیلٹ سے الجھن ہوتی ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا انہوں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہماری سیفٹی کے لیے اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے سیٹ بیلٹ سے الجھن ہوتی ہے؟ وہ اپنی سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے سچ میں الجھن ہوتی ہے، میں خود کو بندھی ہوئی محسوس کرتی ہوں، ایسا لگتا ہے میں نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ لیکن اگر میرے ساتھ جانا ہے تو تمہیں سیٹ بیلٹ تو لگانی پڑے گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو، میں تمہاری سیٹ بیلٹ خود ہی لگا دیتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ذرا سا اس کی طرف کھسکا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ عامر نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ بڑھا کر سیٹ سے لگی ہوئی بیلٹ تھامی اور اسے اس کے سامنے کی طرف لے جا کر بغل میں ڈال کر کسنے لگا۔ ان لمحوں میں وہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ فریحہ کے وجود سے نکلنے والی مہک اس کی سانسوں میں شامل ہو کر جسم تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ عامر نے لمبی سانس لے کر بیلٹ کو ذرا سا ڈھیلا کیا اور اپنی سیٹ پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اس سے دور رہنا گزرتے وقت کے ساتھ مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے حاصل کرنے کی خواہش اس لمحے شدت سے ہوئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک میں پھریری سی دوڑ گئی۔ ضبط کرتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر روڈ پہ آ گیا۔ اس کی فرینڈ کا گھر 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے گاڑی چلاتا رہا اور وہ سارا راستہ اسے بتاتی جا رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے کن آنکھوں سے اسے دیکھ لیتا تھا۔ اس نے گاڑی ایک چوراہے پہ روکی تھی۔ ٹریفک لائٹ سرخ تھی اور اسے سبز ہونے میں کچھ سیکنڈ لگ جانے تھے۔ وہ اس کے سبز ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس لمحے اس کے دائیں ہاتھ ایک گاڑی آ رکی۔ اس نے بے خیالی میں اس گاڑی کی طرف دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ گاڑی حسن چلا رہا تھا اور اس کے پہلو میں ایک جوان سا لڑکی سٹائلش سے لباس میں بیٹھی تھی۔ اس کے کھلے بال کندھوں پہ جھول رہے تھے اور دھوپ کا چشمہ بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ عامر کو لگا وہ ان بالوں کی ایک جھلک کہیں دیکھ چکا ہے۔
حسن اس سے اور فریحہ سے جھوٹ بولتا رہا تھا۔ وہ کراچی نہیں گیا تھا بلکہ شہر میں ہی ایک لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ اس حیرت اور غصے کے ساتھ الجھن بھی ہونے لگی۔ اس لمحے حسن نے بھی اپنی گاڑی پہچان لی اور فرنٹ سیٹ پر عامر کو فریحہ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر بے حد چونکا ہوا نظر آنے لگا، یوں جیسے وہ فٹافٹ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ فریحہ بے خبری سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر جو اسے کراچی جانے کا بول کر نکلا تھا، اس سے چند ہی میٹر دور دوسری گاڑی میں ایک عورت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ عامر سوچنے لگا، شاید ہنگامہ کر دیتی یا رونے لگ جاتی، کچھ بھی کر سکتی تھی وہ۔ عامر نے خاموشی سے ہونٹ کھینچ لیے، اشارہ سبز ہوا تو حسن کی گاڑی تیر کی طرح آگے بڑھی اور تیز رفتاری سے ٹریفک کے ازدحام میں مدغم ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد فریحہ کے دوست کے گھر کے سامنے پہنچ جائے تھے۔ یہ درمیانے سائز کا خوبصورت سا گھر تھا۔ عامر نے کشادہ کھڑکیوں میں گاڑی روک دی۔ بھی آئیں نا اندر۔ وہ دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا جانا مناسب نہیں ہوگا، تم جاؤ اور مجھے ٹائم بتا دو، پھر تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ 4 بجے تک آ جائیں آپ۔ وہ کلائی پہ بندھی نازک سی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولی تو عامر نے تفہیمی انداز میں سر ہلا دیا۔ اسے اس لمحے فریحہ سے عجیب سی ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اسے وہیں اتار کر اس نے گاڑی واپس موڑی اور بغلی سڑک پر ایک ویران سی جگہ لا کر روک دی۔ یہاں اکا دکا ٹریفک موجود تھی۔ پاکٹ سے فون نکال کر اس نے کال ملائی تھی۔ مجھے پتہ تھا کچھ ہی دیر بعد تمہاری کال ضرور آئے گی، حسن کی آواز سنائی دی تھی جس اطمینان سے وہ بولا تھا۔ عامر سلجھ اٹھا، کیوں اتنے گرم ہو رہے ہو یار، ایسا کیا ہو گیا؟ حسن نے کہا تو عامر تپ گیا۔ کراچی جانے کا بول کے تم یہاں رنگریلیاں منا رہے ہو اور پوچھتے ہو تم بھی تو میری بیوی کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ حسن کی آواز سنائی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عامر چپ سا ہو گیا۔ خیر تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے تم سے ابھی کے ابھی ملنا ہے۔ حسن نے ایک ہوٹل کا نام لیا تھا۔ عامر نے کال کاٹ کے فون جیب میں ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ حسن سے بغلگیر ہوتے ہوئے بولا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں موجود تھے۔ وہ سیدھا اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس سے ملنے آن پہنچا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عامر اس کے بالمقابل آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا لوگے، چائے یا کافی؟ حسن بولا۔ تم؟ عامر نے اسے گھورا۔ تم تو کراچی میں ہو نا؟ ہاں یار، آج ہی کراچی سے واپس آیا ہوں۔ حسن نے سر جھکا کر مصنوعی مسکینی سے کہا۔ اس جھوٹ پر عامر کا پارا چڑھا تھا۔ بکواس بند کرو، تم کراچی گئے ہی نہیں، شروع سے یہاں ہو۔ اور وہ کون تھی تمہارے ساتھ؟ عامر نے ترش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں کراچی نہیں گیا تو کیا ہوا؟ حسن بھی تلخی سے بولا تھا۔ اور جو کوئی بھی تھی، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ عامر نے ہونٹ کھینچ لیے۔ تم جھوٹ بولتے رہو مجھ سے اور اپنی بیوی سے، شہر میں رہ کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے ہو۔ عامر نے افسوس سے کہا۔ یار کیا فضول کی باتیں چھیڑ رہے ہو، تم رہنے دو۔ کافی پیو، حسن بولا۔ بیرا کافی کے 2 مگ رکھ کے گیا تھا۔ مجھے بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ عامر نے کافی کا مگ اٹھا کر گھونٹ بھرا اور آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کیا بتاؤں، پوچھو؟ حسن اب کی بار ذرا سا دھیمے انداز میں بولا تھا۔ کراچی نہیں جانا تھا تو بہانہ کیوں کیا؟ مجھے کچھ پرسنل کام تھا شہر میں، اس لیے۔ اور وہ پرسنل کام وہی تھا جو تمہارے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر موجود تھی۔ عامر تلخ ہوا۔ یہی سمجھ لو، اطمینان سے بولا۔ کون ہے وہ؟ عامر کو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی وہ لڑکی یاد آئی تھی۔ میری ہونے والی بیوی ہے۔ عامر کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا، میری ہونے والی بیوی۔ وہ میں جلد ہی اس سے شادی کر رہا ہوں۔ اور فریحہ کا کیا ہوگا مجھے کیا پتا، اپنے گھر میں ہی جائے گی۔ اس نے بے حسی سے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میں فریدہ کو 3 سال سے پسند کرتا ہوں، جب سے اسے دیکھا ہے۔ مگر ممی نے میری شادی فریحہ سے کرا دی ہے اور میں یوں وہ میرے گلے پڑ گئی ہے۔ مگر میں یہ زبردستی کا رشتہ اب اور نہیں سہ سکتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عامر اس کے انکشاف پہ حیران رہ گیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔